रिकॉर्डेड देख लेंगे। इसको ठीक। अच्छा, वॉल में मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं विसरा कर रहा हूँ। विसरा के बाद हम टाइम मिला तो वॉल करेंगे और किडनी करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेरिटोनियम के साथ। पेरिटोनियम क्या है? पेरिटोनियम बेसिकली एक सीरस मेम्ब्रेन की कवरिंग है, यूजली सिंगल लेयर, जो इधर नज़र आ रहा है। इसको दोनों साइड से एंटीरियरली और पोस्टीरियरली कवर कर रही है। उसके अलावा इसके मल्टीपल फोल्ड्स बन रहे हैं पेरिटोनियम के ही, जो किसी पॉइंट्स पे हम लिगामेंट कहते हैं और किसी पॉइंट पे टेंडन्स कहते हैं। और बेसिकली ये इसी के मल्टीपल फोल्ड्स होते हैं। किसी पॉइंट पे हम इसको मीजोकोलोन कहते हैं, मीजो अपेंडिक्स कहते हैं, किसी पॉइंट पे इसे ओमेंटम कहते हैं। अब यहाँ पे जनरली कुछ स्ट्रक्चर्स हम रेट्रोपेरिटोनियल कंसिडर करते हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स हम इंट्रापेरिटोनियल कंसिडर करते हैं। जो कि रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स हैं वो होते हैं जो पेरिटोनियम के बिहाइंड आते हैं। ये जो यहाँ पे एक थिन लाइन जाती हुई नजर आ रही है, इसके बिहाइंड जो स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं उन्हें हम रेट्रोपेरिटोनियल कंसिडर करेंगे, और इंट्रापेरिटोनियल हम उनको कंसिडर करते हैं जिन स्ट्रक्चर्स में यूजुअली एक साथ मेजेंट्री लाई करती है। बेसिकली डबल डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होगी। तो यहाँ से इधर से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से एंटीरियरली फोल्ड करके आ रही है वॉल से निकल के, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन को यूं 360 डिग्री कवर कर रही है और यहाँ से फिर वापस पीछे जाके अटैच हो रही है वॉल की तरफ। तो ये एक मेजेंट्री होती है, और जिन स्ट्रक्चर्स की मेजेंट्री होती है वो हम इंट्रापेरिटोनियल कंसिडर करते हैं। और यूजुअली रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स की इसलिए मेजेंट्री नहीं होती क्योंकि वो सिर्फ एंटीरियर सरफेस से कवर्ड होते हैं बाय द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम फिर जो दो मेन चीज़ें हैं जो हमने करनी है वो ग्रेटर और लेसर सैक है, और इसी के साथ साथ ग्रेटर और लेसर ओमेंटम है। ग्रेटर और लेसर सैक बेसिकली दो पाउचेज हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। इस शीट में यहाँ पे स्टमक नज़र आ रहा है। स्टमक के जब आप दूसरा क्रॉस सेक्शनल व्यू लेंगे साइड से, अगर मैं कट करूँ तो इस तरह ये स्टमक यूं कट नज़र आ रहा है। स्टमक के ऊपर यहाँ पे ये लिवर है, और नीचे यहाँ पे कोलन, और नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन के लूप्स। पीछे रेट्रोपेरिटोनियली हमें अयोर्टा जाती हुई नज़र आ रही है। ये एंटीरियरली इसकी ब्रांच जा रही है एओर्टा की। ये प्रॉब्ली आइलियक वो सॉरी रीनल आर्टरी जा रही है, और ये इसके एंटीरियरली पैंक्रियास पड़ा हुआ है। तो ये मोस्ट लाइकली सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जा रही है। अब इसमें जो लेसर सैक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, स्टमक बेड का एरिया बनाता है। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर पीछे स्टमक के नज़र आ रहा है, इधर ये जो पूरा पाउच बन रहा है, इधर एंटीरियरली इधर एंटीरियरली इसको ये लिगामेंट सॉरी ये लेसर ओमेंटम पड़ा हुआ है, और पोस्टीरियरली इसके ये वॉल आ जाती है पेंक्रियास की इंटीरियर सरफेस, और इसमें नीचे तक जा रहा है, और यहाँ से फिर स्टमक इटसेल्फ आ रहा है। तो ये जो एरिया इधर ऊपर से लिवर रोक रहा है, तो ये जो दरमियान में एरिया बन जाता है, ये हमारा लेसर सैक बनता है। तो ये कहाँ कहाँ लाई करता है? लाइज इन फ्रंट ऑफ जो आपकी बेसिकली सारा ये रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं उनके, ये एंटीरियरली लाई करता है। अच्छा, दूसरे पॉइंट ये है कि ये कम्युनिकेट करता है आपके दूसरी साइड पे विद अनदर कैविटी जो ये बाहर नजर आ रही है।
ये सारी, और इसको हम ग्रेटर सैक कहते हैं। तो इसके साथ यहाँ पे रफली एक स्लिट लाइक सर्कुलर ओपनिंग होती है जिसे आ, वो कहते हैं ओमेंटल बर्सा, सॉरी मेंटल बर्सा लेसर सैक कहते हैं, एपिप्लॉइक फोरामेन कहते हैं। उसके थ्रू ये कनेक्ट करता है। इसको इसके किसी, ये रफली इस एरिया पे जहाँ पे ये वेसल्स नजर आ रही हैं, इस एरिया में एक छोटी सी ओपनिंग होती है जो इसकी आगे से कम्युनिकेशन कराती है। इसमें एग्जैक्टली नहीं बना हुआ है। इसी एरिया में रफली एग्जिस्ट करता है जो एक ओपनिंग होती है अंदर लेस मोमेंटम, ये यहाँ पे करके एक ओपनिंग आ जाती है। अच्छा, एंटीरियर वॉल ऑफ द लेसर सैक वो किन चीज़ों से बनती है? एंटीरियर वॉल ऑफ द लेसर सैक आपकी बनेगी बाय द बाय द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्टमक है जो यहाँ पे आ रहा है। उसके अलावा पोस्टीरियर लेयर ऑफ लेसर मोमेंटम जो कि ये ऊपर पड़ी हुई है, और ये जो एंटीरियर टू लेयर्स ऑफ ग्रेटर मोमेंटम है ये भी नीचे तक गिर जाता है। होता क्या है कि यूजुअली ये एरिया यूं फ्यूज्ड होता है, तो ग्लेसर सैक में ये वाला पार्ट आता नहीं है, लेकिन ये सर्जिकली आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। पोस्टीरियर वॉल क्या है? पोस्टीरियर वॉल पे मल्टीपल स्ट्रक्चर्स आएंगे जिस तरह यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एओर्टा आ जाएगी, यहाँ पे पेंक्रियाज आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला पार्ट आएगा ग्रेटर मोमेंटम की जो पोस्टीरियर वॉल है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर जो नहीं नजर आ रहे, ये यहाँ पे जिस तरह ये किडनी आ जाएगा लेसर सैक के एरिया में। उसके अलावा यहाँ पे यूं करके जो पेंक्रियास जा रहा है वो आ जाएगा। किडनी के ऊपर जो सुप्रारीनल ग्लैंड है वो आ जाएगा लेसर सैक में। इधर कमेंसमेंट ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा जो है वो लेसर सैक का पार्ट आ जाती है। उसके अलावा सीलियक आर्टरी जो है वो लेसर सैक का पार्ट आएगी। डायफ्राम इटसेल्फ जो पीछे पड़ा है वो लेसर सैक का पार्ट बन जाएगा। तो इस तरह मल्टीपल स्ट्रक्चर जो है वो पीछे से लेसर सैक की जो पोस्टीरियर वॉल है वो बनाएंगे। और दूसरी वही बात है कि जो लेसर सैक इटसेल्फ है, ये वो इधर ट्रांसवर्स कोलन जो नजर आ रहा है इससे नीचे ज्यादा एक्सटेंड नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे अगेन ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं और लेसर सैक बस इतना ही कंटेन्ड होता है। फिर ग्रेटर मोमेंटम है। ग्रेटर मोमेंटम सिंपल है, एक डबल शीट ऑफ पेरिटोनियम है जो कि एंटीरियरली पड़ी होती है, और इसका मेन फंक्शन मोर और लेस यही है कि ये अगर कहीं इन्फ्लेमेशन हो, इन्फेक्शन हो, उसको ऊपर जाके स्टिक करके वॉल ऑफ कर देता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आते हैं लेसर मोमेंटम में। लेसर मोमेंटम क्या है? लेसर मोमेंटम जो है एक्सटेंड करता है बिटवीन लिवर एंड अपर बॉर्डर ऑफ स्टमक, जो कि यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है। और इसके दो पार्ट्स होते हैं। इसका एक गैस्ट्रोड्यूोडेनल पार्ट, सॉरी, एक हेपेटोडोडनल पार्ट होता है और हेपेटोगैस्ट्रिक पार्ट होता है, और इसको कंबाइंड गैस्ट्रो हेपेटिक ओमेंटम भी कहते हैं। कहते क्या है, जब आप लिवर को हल्का सा लिफ्ट ऑफ करते हैं तो उसके नीचे ये नजर आता है। ये यहाँ पे ये जो सारा है, यहाँ पे ऊपर लिवर से इसकी अटैचमेंट है, और यहाँ पे नीचे लेसर कर्वेचर से पहले और थोड़ा सा आगे जाके तो डुओडेनम से अटैचमेंट है। ये सारा लेसर ओमेंटम है। इसी के एंड अंदर जो इसका फ्री बॉर्डर है वहां पे रन करती हैं पोर्टल ट्रायल। और ये वो एपिप्लॉइक फोरामेन है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो यहाँ से बेसिकली आप जाओगे तो पीछे कैविटी खुल जाएगी जो कि लेसर सैक बनता है, और यहाँ से कम्युनिकेट कर रहा है बाहर जो कैविटी है जो कि ग्रेटर सैक है। ये एपिप्लॉइक फोरामेन की बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो इसकी बाउंड्री यही बनती है कि जो एंटीरियर बाउंड्री होती है एपिप्लॉइक फोरामेन की वो यही लेसर मोमेंटम होती है, जो कि इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री होती है वहाँ पे इंफीरियर वेना केवा पड़ी होती है। तो ये हो गई। सुपीरियरली क्या होता है? सुपीरियरली इसके आपकी लिवर होती है, और इंफीरियरली
डुओडेनम होता है। अपर बाउंड्री में मोर स्पेसिफिकली कॉर्डेट लोब ऑफ लिवर बनता है, यहाँ पे जो सुपीरियर बाउंड्री है, और इंफीरियर बाउंड्री तो वो डुओडेनम ही बनती है। इसकी फ्री एज से क्या गुजरता है? फ्री एज से वही हेपेटिक आर्टरी, बाइल डक्ट और पोर्टल वेन पास करती है। इसके अलावा ऑटोनॉमिक्स, लिम्फेटिक्स और नोड्स भी पड़े होते हैं। अच्छा, नाउ दैट हमने ग्रेटर और लेसर सैक कर लिया है, इसमें दो चीज़ें जो मैं इस पॉइंट पे बताना चाहता हूँ, वो राइट सब हेपेटिक स्पेस है या हेपेटोरीनल पाउच है, जिसे मॉर्सन्स पाउच भी कहते हैं। और बेसिकली यहाँ पे जो किडनी और लिवर के दरमियान ये जो पीछे पाउच नज़र आ रहा है, ये एरिया, ये वाला एरिया होता है जो सब हेपेटिक स्पेस या हेपेटोरीनल पाउच या मॉर्सन्स पाउच कहते हैं। और ये एरिया बेसिकली ऊपर से इनक्लोज होता है बाय द ट्रायंगुलर और कॉर्डिनरी लिगामेंट्स, और राइट साइड पे बाउंडेड होता है बाय द डायफ्राम। उसके अलावा लेफ्ट साइड पे इसके ये एपिप्लोइक फोरामेन ओपन कर रहा है, और नीचे यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस है विद जो इंफ्राकॉलिक गटर है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली करके लाई करता है, और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये बॉडी का मोस्ट डिपेंडेंट रीजन होता है, जहाँ पे जब सुपाइन होता है पेल्विस या इधर सारी वो चीज़ें आके एक्यूमुलेट कर सकती हैं, अगर फ्लूइड है एक्स्ट्रा या इस तरह की कोई भी चीज़ है, दो, क्योंकि ये दो वेरी डिपेंडेंट एरियाज ऑफ द बॉडी होते हैं। अच्छा, यहाँ से नेक्स्ट में ऐसा करते हैं, स्टमक पे डायरेक्टली चल एसोफेगस पे चलते हैं। एसोफेगस के लिए थोरैक्स में थोड़ा बेहतर नजर आएगा, इधर फिर एसोफेगस के स्पेसिफिक वो है नहीं। इसमें थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है। एसोफेगस के क्या है? एसोफेगस में ये है कि ये C6 वर्टेब्रा से स्टार्ट होता है और जाता है T11 वर्टेब्रा तक। ये इसकी वो होती हैं, जो टोटल डायमेंशन होती है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ मिड लाइन लाई करता है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसकी कंस्ट्रिक्शंस ही हैं, और इसकी कंस्ट्रिक्शंस का ही बार बार एसोफेगस में पूछा जाता है। तो इसकी कंस्ट्रिक्शंस में आता है कि पहली कंस्ट्रक्शन एट इट्स कमेंसमेंट होती है, जो कि क्रिकोफरिंजियल स्फिंक्टर होता है, रफली 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंसाइजर टीथ होता है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन लाई करती है जहाँ पे ये इधर एओर्टिक आर्च को क्रॉस करता है, ये रफली 22 सेंटीमीटर होती है। फिर उससे अगली होती है जहाँ पे ये लेफ्ट मेन ब्रोंकस को क्रॉस करता है एट 27 सेंटीमीटर, और आखिरी होती है जब ये डायफ्राम को क्रॉस करता है रफली 38 सेंटीमीटर। तो ये इसोफेगस की मेन कंस्ट्रक्शंस हैं। उसके अलावा इसोफेगस में एक दो जो पॉइंट्स हैं, ये क्रॉस होता है बाय आर्च ऑफ एओर्टा ऑन इट्स लेफ्ट, और उसके अलावा वेना एजाइगस ऑन इट्स राइट। उसके अलावा दूसरा जो है क्रॉस्ड एंटीरियरली बाय द लेफ्ट मेन ब्रोंकस एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी। जो थोरैसिक डक्ट होती है वो पोस्टीरियर टू द एसोफेगस होती है, और इसके पीछे ये स्ट्रेट ऊपर असेंड करेगी। एसोफेगस में फिलहाल इतना ही करते हैं। हाँ, एसोफेगस में एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसका जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो एक फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर है, और 4 फैक्टर्स हैं, 3 to 4 फैक्टर्स जो रिफ्लक्स को प्रिवेंट करते हैं। जो इनमें फैक्टर्स में आता है कि एक तो कंट्रैक्शन ऑफ जो राइट क्रस है, यहाँ से जो ये जाता हुआ नजर आ रहा है, ये राइट क्रस ऑफ डायफ्राम है। तो इस राइट क्रस की जो कॉन्ट्रैक्शन है, एक वो इसको स्लिंग लाइक एक्शन देके क्लोज करके रखता है। दूसरा जो इसका एंगल ऑफ एंट्री है, एक बहुत एक्यूट सा एंगल है, ये एंगल इसको प्रिवेंट करता है रिफ्लक्स को। तीसरा, जो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स इन द एसोफेजियल म्यूकोजा होते हैं वो, और फोर्थ यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है जो लोअर 3 सेंटीमीटर रफली में क्रिएट होता है। तो ये जो लोअर 3 सेंटीमीटर में हाई प्रेशर जोन है ड्यू टू इंक्रीज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, ये भी एसोफेगस को नीचे से क्लोज रखता है। तो फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर का यही मतलब है कि यहाँ पे कोई एनाटॉमिकल स्फिंक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है, जिस तरह स्टमक में करता है या जिस तरह आइलियम टर्मिनल आइलियम में करता है। प्योरली फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर है, एज इन बॉडी की फिजियोलॉजी उसको रिफ्लक्स को प्रिवेंट करती है, इसको क्लोज करके रखती है, और वही 4 फैक्टर्स हैं।
right crus of diaphragm, acute angle of entry, high pressure zone, or longitudinal folds in esophageal mucosa. अब आते हैं वापस स्टमक में। अच्छा, स्टमक लाई कहाँ करता है? स्टमक लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल, एपिगैस्ट्रिक और अम्बिलिकल रीजन में लाई करता है। यूजुअली अंडर द कवर ऑफ रिब्स। दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं इसके, एक इसका कार्डिया होता है और दूसरा इसका पाइलोरस होता है। बाकी स्टमक मोर और लेस फ्री ही होता है, डिस्टेंसिबल होता है काफी ज्यादा। इसकी जो लोकेशन है, रफली T10 के लेवल पे इसका वो कार्डिया लाई करता है, और अप अनटिल लेवल ऑफ L1 जा सकते हैं, लेकिन उससे लोअर भी जा सकते हैं। फिर आते हैं स्टमक के जो मेन पार्ट्स हैं। स्टमक के मेन पार्ट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है कार्डिया, जहाँ पे एसोफेगस ओपन कर रहा है। फिर स्टमक का जो ऊपर पार्ट प्रोजेक्ट कर रहा है, जो अक्सर एयर से फिल होता है, वो फंडस होता है। ये सारे इसकी बॉडी है। फिर नेक्स्ट आ जाता है एंगुलरिस इंसिस्यूरा से आगे जो आपका पाइलोरिक एंट्रम होता है, पाइलोरिक कैनाल होती है, और फिर आगे पाइलोरिक स्फिंक्टर है। उसके अलावा इसमें दो कर्वेचर्स हैं, एक यहाँ पे ग्रेटर कर्वेचर है, इस साइड पे लेसर कर्वेचर है। ग्रॉसली इसके मेन 5 ही ये पार्ट्स हैं। स्टमक entirely covered है by peritoneum. Inside of the stomach is thrown into folds called rugae, और इसका जो यहाँ स्फिंक्टर एग्जिस्ट करता है पाइलोरस पे, वो एक एनाटॉमिकल स्फिंक्टर होता है, एक ट्रू स्फिंक्टर होता है। यूजुअली जो हम डिमार्केशन लेते हैं बिटवीन बॉडी एंड पाइलोरस, वो इस एंगुलरिस इंसिस्यूरा को लेते हैं, लेकिन अंदर कोई हिस्टोलॉजिकल इस तरह डिस्टिंक्शन नहीं होती है जिसमें आप कह सको कि यहाँ पे सेल्स चेंज हो रहे हैं। इनिशियली जो आता है पाइलोरिक एंट्रम होता है, जो ग्रेजुअली नैरो करता है इनटू अ पाइलोरिक कैनाल, जो कि टर्मिनेट करता है एस पाइलोरिक स्फिंक्टर, और जो कि कैनाल है यूजुअली इसके पीछे यहाँ पे हेड एंड नेक ऑफ पैंक्रियास पड़े होते हैं। तो ये बिल्कुल उसके एंटीरियरली लाई करता है जो पाइलोरिक कैनाल होता है। बिहाइंड द स्टमक सर्टेन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्टमक बेड फॉर्म करते हैं, और ये सारा है मतलब वही उसी पाउच एरिया में बनते हैं। तो इसमें जो चीजें आती हैं बिहाइंड द स्टमक, वो ये लेफ्ट क्रस एंड डोम ऑफ डायफ्राम आ जाएगा ये। तो स्टमक के बिहाइंड मोरलेस वही स्ट्रक्चर्स हैं जो लेसर सैक में पड़े होते हैं। इसमें ये लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम या लेफ्ट क्रस आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे ये पीछे से जाती हुई नजर आ रही है स्प्लेनिक आर्टरी, ये पोस्टियो इंपॉर्टेंट रिलेशन है। उसके अलावा नीचे यहाँ पे ये पैंक्रियास पड़ा हुआ है स्टमक के। लेफ्ट किडनी यहाँ पे जा रही है, इसके ऊपर लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड होगा। स्टमक के ही पीछे आपका लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर और सारा ट्रांसवर्स कोलॉन लाई करता है। उसके अलावा यहाँ पे स्टमक के पीछे स्प्लीन नजर आ रही है। थोड़ा मिड लाइन पे है तो स्टमक के पीछे एओर्टा पास कर रही है, और स्टमक के अपर बॉर्डर पे यहाँ पे सीलियक ट्रंक, सीलियक प्लेक्सस, गैंग्लिया और सीलियक लिम्फ नोड्स एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टमक की ब्लड सप्लाई पे। तो जो स्टमक की ब्लड सप्लाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टमक की ब्लड सप्लाई यहाँ से स्टार्ट करिए, सीलियक आपका ट्रंक, सारी इसकी इंटायरली सीलियक से आती है। सीलियक की 3 मेन डिविजन हैं, एक ये ऊपर जो जा रही है, एक ये जो पोस्टीरियरली रन करती नजर आ रही है, और एक जो ये रन कर रही है। तो ये जो ऊपर जा रही है ये आपकी होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये जो पोस्टीरियरली रन कर रही है स्टमक के बिहाइंड, ये होती है अपर बॉर्डर ऑफ पैंक्रियास पे स्प्लेनिक आर्टरी, और इधर जो रन कर रही है कॉमन हेपेटिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी पहली है जो इसके लेसर कर्वेचर स्टार्ट करें तो लेफ्ट गैस्ट्रिक यहाँ से सप्लाई करेगी, इधर से कंप्लीट होगी बाय राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि ब्रांच है कॉमन हेपेटिक आर्टरी की। पहली तो ये हो गई, लेसर कर्वेचर यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ से ऊपर सप्लाई जाती है एसोफेजियल आर्टरी जो टर्मिनल पोर्शन ऑफ एसोफेगस को सप्लाई करेगी। फिर यहाँ नेक्स्ट आते हैं पीछे से जो आपकी स्प्लेनिक आर्टरी जा रही है, वो यहाँ पे जाके दो ब्रांचेस देगी हमारे काम की। एक होगी लेफ्ट गैस्ट्रोएपिफ्लोइक यहाँ पे, और दूसरी यहाँ से जाके 6 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज देगी, यूजुअली 6 होती हैं। और फिर लेफ्ट गैस्ट्रोएपिफ्लोइक यहाँ पे यू रन करेगी। यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे गैस्ट्रोड्यूरनल आर्टरी आ रही होती है, और गैस्ट्रोड्यूरनल आर्टरी यहाँ पे आके स्प्लिट करती है इनटू पैंक्रियाटिकोड्यूरनल यहाँ पे, और गैस्ट्रोओमेंटल, राइट गैस्ट्रोमेंटल यहाँ पे। जो राइट गैस्ट्रोमेंटल यहाँ पे फिर रन करके
लेफ्ट गैस्ट्रोमेंटल से जाके एनास्टोमोस करती है। तो बेसिकली यही 5 आर्टरीज होती हैं जो इसकी ब्लड सप्लाई फॉर्म करती हैं। अच्छा, इसमें एक जो छोटी सी बात है, जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी या गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी होती है, वो क्लोजर टू द ग्रेटर कर्वेचर लाइन करती है, और जो लेफ्ट वाली होती है वो थोड़ा फर्दर अपार्ट होती है, और दोनों पड़ी होती हैं विद इन द ग्रेटर ओमेंटम, जो यहाँ से एज ए शीट हैंग कर रहा है स्टमक के साथ से। ये आर्टीरियल सप्लाई हो गई। ब्लड सप्लाई सेम है, जिस नाम की आर्टरीज रन कर रही हैं उसी नाम की आपकी ब्लड वेसल्स रन कर रही हैं, जो इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, या पोर्टल वेन में चली जाएंगी या स्प्लेनिक में चली जाएंगी, या एक होती है जो इन सुपीरियर मीसेंटेरिक वेन में जाती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज थोड़ी सी स्टमक की ट्रिकी है, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जो स्टमक को लेसर और ग्रेटर कर्वेचर्स में यूं डिवाइड करे, और उसके अलावा एक लाइन ड्रॉ करें जो ऊपर फंडस को थोड़ा आइसोलेट कर दे, तो इस तरह इसकी ब्लड सप्लाई सॉरी लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है। ये जो एरिया है वाटरशेड जोन कंसिडर होता है। इधर वाली सारी लिम्फेटिक ड्रेनेज लेफ्ट और राइट गैस्ट्रिक नोड्स में जाती है। सारी लिम्फेटिक ड्रेनेज ने इवेंचुअली इधर सीलियक नोड्स में आना है, लेकिन दरमियान में नोड्स डिफरेंट होते हैं। यहाँ से लेफ्ट और राइट गैस्ट्रिक नोड्स आ जाते हैं। ये वाला जो एरिया है ये जाता है, सॉरी अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, ये वाला जो एरिया है ये गैस्ट्रो एपिप्लॉइड्स नोड्स में जाता है, और डायरेक्टली फिर पैंक्रियाटिको-स्प्लेनिक नोड्स में जाता है, जो कि यहाँ पड़े होते हैं, स्प्लेनिक हाइलम पे पड़े होते हैं। जो रेस्ट ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर है वो राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक नोड्स में जाता है। ये राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक नोड्स में जाएगा, और ये वाला लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक नोड्स में जाता है, तो ये थोड़ी सी डिस्टिंक्शन है। उसके अलावा जो पाइलोरिक रीजन आता है ये वाला, ये यूजली पाइलोरिक नोड्स होते हैं, सब पाइलोरिक नोड्स होते हैं, इस तरह के नाम होते हैं, जिन्हें ड्रेन करता है। इवेंचुअली सारे जो है उन्होंने ड्रेन करना इनटू सीलियक ग्रुप ऑफ नोड्स में ही है। नर्व सप्लाई स्टमक की वही है जो कि आगे भी हम बहुत पढ़ेंगे। आ, या इसकी सप्लाई होती है पैरासिम्पैथेटिक या होती है सिंपैथेटिक। तो उसी सेंस में ये स्टमक, उसी सेंस में यहाँ पे दो हमारे पास ब्रांचेस आती हैं, एक एंटीरियर वेगल ट्रंक और एक पोस्टीरियर वेगल ट्रंक। जो कि एंटीरियर वेगल ट्रंक होता है वो लेफ्ट वेगस से बनता है, पोस्टीरियर वेगल ट्रंक राइट वेगस से बनता है। एक ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट ये है कि ये दोनों यहाँ पे यूं ट्रेवल करते हैं, बॉडी ग्रेटर लेसर फंडस को देते हैं, बॉडी को फाइबर्स देते हैं, और इसके अलावा पाइलोरस को देते हैं। एक जो बस इंपॉर्टेंट चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जो कि पाइलोरिक स्फिंक्टर है, एंटर नहीं, जो कि पाइलोरिक स्फिंक्टर है, वो सप्लाइड है बाय एंटीरियर वेगल ट्रंक ओनली। पाइलोरिक स्फिंक्टर की सप्लाई बाय पोस्टीरियर वेगल ट्रंक नहीं है। पोस्टीरियर वेगल ट्रंक इधर पाइलोरिक एंट्रम तक सप्लाई देता है, बॉडी को देता है, फंडस को देता है, लेकिन स्फिंक्टर को नहीं देता है। इसी में साथ सर्जरी आती है, एक ट्रेडिशनल सर्जरी होती थी वेगोटमी, जिसमें आप वेगस नर्व जो है उसे कट कर देते थे। यहाँ पे किसी पॉइंट पे सिलेक्टिव होती थी, हाईली सिलेक्टिव होती थी, ताकि आप इसकी जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कट कर दें, जिसमें आपकी मेनली गैस्ट्रोएसोफेजियल सॉरी एसिडिटी के लिए आप ये यूज़ करते थे। सबसे अच्छी जो होती थी हाईली सिलेक्टिव वेगोटमी होती थी, क्योंकि उसमें आपका जो स्टेसिस है, मोटिलिटी है, वो सबसे कम इफेक्ट होती थी। ये हो गया स्टमक। नेक्स्ट चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। डुओडेनम से स्टार्ट करते हैं। ये एक अच्छी शीट है जिसपे डुओडेनम तकरीबन सारी नजर आ रही है। अच्छा, डुओडेनम एक सी शेप ट्यूब है, पेंक्रियास को सराउंड करती है, और ये टू द राइट ऑफ इंफीरियर वेना केवा एंड एओर्टा पड़ी होती है। जो फर्स्ट 2.5 सेंटीमीटर है इंट्रापेरिटोनियल है, बाकी सारा डुओडेनम रेट्रोपेरिटोनियल है। 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 और 4, और इसकी जो लेंथ है वो इसी तरह 2 3 4 1 से याद रख सकते हैं। 2 इंचेस, 3 इंचेस, 4 इंचेस और 1 इंच। कहाँ पे लाई करता है एग्जैक्टली? L1 पे इसका सुपीरियर पार्ट लाई करता है, L3 पे इसका इंफीरियर पार्ट लाई करता है, और मिड जो है L2 पे लाई करता है।
जो फर्स्ट 2.5 सेंटीमीटर जिसकी मैं बात करता था इंट्रापेरिटोनियल, उसे हम डुओडेनल बल्ब कंसिडर करते हैं। और डुओडेनल बल्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी म्यूकोजा कंप्लीटली डिफरेंट होती है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द डुओडेनम, जो कि थ्रोन इनटू फोल्ड्स है। ये म्यूकोजा स्मूथ होती है, तो इसलिए एक्सरेज में ये एज अ बल्ब नजर आती है। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं इसके पार्ट्स पे। तो फर्स्ट पार्ट में टू पार्ट्स हैं कि फर्स्ट 2.5 सेंटीमीटर है जो इसका बल्ब है, और फिर एक रेस्ट 2.5 सेंटीमीटर है जो फिर रेट्रोपेरिटोनियल है। तो जो फर्स्ट 2.5 सेंटीमीटर है, ये ग्रेटर और लेसर मोमेंटम में लाई करता है, और लोअर मोस्ट बाउंड्री फॉर्म करता है ऑफ द लेसर सैक, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे सारा लेसर सैक पड़ा हुआ है। फिर आते हैं इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट, वो ये है कि इसके पोस्टीरियरली गैस्ट्रोडर्नल आर्टरी जारी होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट है, क्योंकि पोस्टीरियर वॉल की जो अल्सर्स हैं वो जब इरोड करते हैं तो इस गैस्ट्रोडर्नल आर्टरी को इरोड करते हैं, और ये फिर गैस्ट्रोडर्नल आर्टरी मैसिवली ब्लीड कर सकती है। तो इसकी जो पोस्टीरियर वॉल है उधर से गैस्ट्रोडर्नल आर्टरी जा रही होती है। उसके अलावा पोस्टीरियर वॉल से इसकी बाइल डक्ट जा रही होती है, और पोर्टल वेन ट्रैवल कर रही होती है, क्योंकि यहाँ से गुजर रही है। तो ये थ्री स्ट्रक्चर्स यहाँ से पास करते हैं। जो कि गॉल ब्लैडर है, यहाँ थोड़ा सा मूव किया हुआ है, वो इसके एंटीरियरली यूजली ऊपर लाई करता है। उसके अलावा इसके जो सेंटर या इंफीरियर सरफेस है उस पर पेंक्रियास नजर आता है, और साथ साथ इसके पोस्टीरियरली थोड़ा सा राइट किडनी भी आ रहा होता है। ये नजर आ रहा है। एंटीरियरली एक और चीज जो आएगी वो लिवर आएगा, जो इसको यहाँ से यूं करके कवर करेगा, बिल्कुल एंटीरियरली। यूजली लिवर का राइट लोब होता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम पे। इसी तरह जब कर्व कर रही है सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम, तो जो कुछ स्ट्रक्चर्स कांस्टेंट रहेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा हाइलम ऑफ किडनी, जो इसके बिल्कुल पीछे यहाँ पे पड़ा होगा। आगे से ट्रांसवर्स कोलॉन और ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन गुजर रहे होंगे, और यहाँ पे पीछे ही इसके लाई करेगा हिपैटोरीनल पाउच होता है विच इज इन कांटेक्ट विद द लिवर। तो सिंस यहाँ पे कोलॉन इसको ट्रांसफर्स कर रहा है, ऊपर वाला एरिया सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट में लाई करता है, नीचे वाला एरिया इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट में लाई करता है। पूरे जो ये है ये L2 के लेवल पे लाई करती है। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो इसमें नजर आते हैं, दो चीजें इसमें ओपन होती हैं। इसमें एक आपका माइनर डुओडेनल पेप्ला होता है, और उसके नीचे मेजर डुओडेनल पेप्ला होता है। मेजर डुओडेनल पेप्ला में आके यहाँ से मेन पैंक्रियाटिक और बाइल डक्ट ओपन करती है, और यहाँ पे एक्सेसरी बाइल डक्ट ओपन करती है। अच्छा, और इसको इसके और अदर नेम्स में ये मेजर डुओडेनल पेप्ला है, जो ये एम्पुला ऑफ वेटर में भी, सॉरी एम्पुला ऑफ वेटर इस मेजर डुओडेनल पेप्ला में ओपन करता है। फिर थर्ड पार्ट आता है। थर्ड पार्ट जो है, इसमें जो रिलेशन से सामने नजर आ रहे हैं, इंफीरियर वेना केवा है, एब्डोमिनल एओर्टा है। उसके अलावा राइट सोअस मसल आएगा इसके पीछे, और राइट सोअस मसल जो होगा ये यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे राइट सोअस मसल पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है, और राइट सोअस मसल के ऊपर ये गोनेडल वेसल्स भी जा रही होती हैं, और साथ साथ किडनी से निकलते हुए यहाँ पे यूरेटर्स भी जा रहे होंगे। तो कुछ और जो स्ट्रक्चर्स के पीछे से गुजरे थर्ड पार्ट के, वो यूरेटर्स, गोनेडल वेसल्स, राइट सोअस मसल, आपकी इंफीरियर वेना केवा, और उसके थोड़ा सा उस साइड पे एओर्टा। उसके अलावा जो कि इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, वो इसके बिल्कुल नीचे से ओरिजिन लेती है, यहाँ से नजर आ रही है। जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी वेन है वो इसके ऊपर से गुजर के जाती है। और ऑब्वियसली पैंक्रियास का रिलेशन तो थ्रू आउट द डुओडेनम वहाँ पे रहता ही है। और ये सारा लाई करता है इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट में, क्योंकि कोलन यहाँ से यूं चला जाएगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट आता है इसका, फोर्थ पार्ट। स्मॉल सा पार्ट होता है, टू द लेफ्ट ऑफ एओर्टा, यूं असेंड करते हैं यूं करके कर्व करके यहाँ पे जंक्शन बना देता है। एंटीरियरली कॉइल्स ऑफ फिर जेजुनम पड़े होते हैं। ये जेजुनल वो डिओडेन और जेजुनल फ्लेक्सर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अह, जो डुओडेनो जेजुनल फ्रैक्चर है वो पीछे फिक्स्ड होता है टू द लेफ्ट सोअस बाय अ फाइब्रस टिश्यू, और दूसरी इसकी सपोर्ट यहाँ पे एक सस्पेंसरी लिगामेंट होती है जो ऊपर को जा रही होती है, जिसे सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ डुओडेनम या लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स भी कहते हैं। और ये ऊपर रन करते हैं टू द राइट क्रस ऑफ डायफ्राम, और वहाँ पे ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जो इसको कनेक्ट कर रहा होता है।